नमस्कार। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 दो संस्मरण इसका अगला भाग पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जो हमारे लेखक है श्री संजय सिन्हा, उनका परिचय फिर एक बार प्राप्त करेंगे। आपका जन्म 1946 पटना बिहार में हुआ। परिचय: संजय सिन्हा जी विगत 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आपकी कहानियाँ, संस्मरण और आदि अनुभवजन्य हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। पद्य संबंधी प्रस्तुत प्रथम संस्मरण पक्षियों के प्रतीक लेकर मनुष्य के आत्मबल को मजबूत करने तथा दृढ़ निश्चय होकर सामूहिक जीवन जीने की उपयोगिता को दर्शाता है। इस संस्मरण में सिन्हा जी ने नेतृत्व के गुण, उसकी जवाबदेही को स्पष्ट किया है। इसके बाद हम अगला अंक पढ़ेंगे बच्चों। दूसरे संस्मरण में पारिवारिक रिश्तों संबंधों के महत्व को दर्शाया गया है। किस तरह लेखक के परिवार ने अपरिचितों को सहजता से आश्रय दिया, सहायता की, वह आज के समय में अनुकरणीय है। तो आइए हम शुरू करते हैं अगला पद। आत्मीय रिश्ते। कई साल पहले एक रात हमारे घर की घंटी बजी। तब हम पटना में रहते थे। आधी रात को कौन आया? पिताजी बाहर निकले। सामने दो लोग खड़े थे। यहाँ पर जो लेखक है वो अपनी जो याद है वो ताज़ा कर रहे हैं कि उस समय की बात पे याद कर रहे हैं जब आधी रात के समय उनके घर कोई आया था और पिताजी ने देखा कि कौन है। एक पुरुष और एक महिला। पटना वाले हमारे घर के बरामदे में लोहे की ग्रिल लगी थी जिसमें हम रात में ताला बंद कर देते और पूरा घर सुरक्षित हो जाता। पिताजी ने ताला खोला, पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आप हैं? उन्होंने पिताजी के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाई। पिताजी ने चिट्ठी पढ़ी और खुश हो गए। उन्होंने आगंतुकों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। आगंतुक मतलब अपरिचित। वो जो लोग आए थे वह पिताजी उनको नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी पिताजी ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उन्होंने विश्वास कर लिया। उन्होंने हमें आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि ये लोग फला जगह से आए हैं और इन्हें तुम्हारी बुआ जी ने भेजा है। बुआ जी ने भेजा है? वाह! अब हमारे घर ये जानना ज़रूरी नहीं था कि वह कौन है, कहाँ से आए हैं। बुआ जी का कहा पत्थर की लकीर था। उन्हें हमारी बुआ जी ने भेजा था। यही जान लेना बहुत बड़ी बात थी। सर्दी की वह रात थी। फटाफट उनके सोने के लिए एक बिस्तर का इंतज़ाम किया गया। हम दोनों भाई दो रज़ाइयों में लिपटे थे। हमारी एक रज़ाई ले ली गई और कहा गया कि दोनों भाई एक ही रज़ाई में घुस जाओ। एक रज़ाई नए मेहमान को देनी है। हमें याद है, हम पहली बार उनसे मिल रहे थे। पिताजी ने अपनी बड़ी दीदी और उनके पूरे परिवार का हाल पूछा और यह जान लिया कि वे उनके जानने वाले हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार नहीं, बुआ जी के पहचान वाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की जो पिताजी है उन्होंने उन आगंतुकों को अपने घर में आश्रय दिया और उनसे बात ही बात में उनसे मालूमात की कि वाकई में जो पिताजी की बहन थी उनके पहचान वाले ये लोग हैं, और इस तरीके से उनके रहने की व्यवस्था भी की गई। और जो रज़ाई थी वो भी लेखक जो थे उनसे कहा गया कि आप क्या करो, एक रज़ाई अपने मेहमानों को दे दो, और इस तरीके से पिताजी ने उन्हें सिखाया। आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी ख़राब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज होना था। चूँकि वह मेरी बुआ जी को जानते थे और बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था, इसलिए ये सोचने की बात नहीं थी कि वह कहाँ रहेंगी, अर्थात उनके रहने का बंदोबस्त भी हो गया था। वह बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे घर पहुँचे थे। उनकी ट्रेन आनी तो शाम को थी, लेकिन ट्रेन के टाइम से न चलने का बुरा कौन मानता है। ट्रेन 5 घंटे लेट पहुंची थी और हमारे वह मेहमान
बिना खाए पिए आधी रात में हमारे घर पहुंच गए थे। फटाफट खाना बना, सोने का जुगाड़ हुआ और सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाने का भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुआ जी की पहचान के जो लोग आए थे उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ उनके सोने का इंतज़ाम भी किया गया कि किस तरीके से वो आराम से नींद ले सके। और इसी के साथ साथ उन्हें सुबह अस्पताल में पहुंचाने का भी लिए सोचा गया, उसका बंदोबस्त किया गया, क्योंकि जो अजनबी उनके घर में आए थे, जो अपरिचित उनके घर में आए थे, उनमें जो महिला थी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वे लोग इलाज कराने के लिए आए थे। और जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं तब सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम कहाँ रुकेंगे, लेकिन ये व्यवस्था उनकी हो गई थी। वे कोई सप्ताह भर हमारे घर रहे। हम खूब घुल मिल गए। हम रोज़ ठहाके लगाते, साथ खाते और पूरी मस्ती करते। ऐसा लग रहा था मानो हम सदियों से एक दूसरे को जानते हों। बुआ जी ने तिल की मिठाई भेजी थी। दिल्ली में उसे गजक कहते हैं, हमारे यहाँ सब तिलकुट कहते थे। हम सब ने तिल और गुड़ की उस मिठाई को खूब मज़े लेकर खाया। हमारी बुआ जी सारे संसार का ख्याल रखती थी और भाई भतीजों में तो उनकी आत्मा ही बसती थी। उन्होंने अपने परिचित भेज दिए, हमने उन्हें रिश्तेदार बना लिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम दोबारा कभी उन रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए जो उस रात हमारे घर आए थे। लेकिन हम सब भाई बहनों के जहन में उस रिश्ते की याद आज भी ताज़ा है। हम आज भी उनके आने और अपनी रज़ाई छिन जाने को याद कर खुश होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों, ये जो परिवार था उन्होंने पिताजी की बात को टाला नहीं, लेकिन पिताजी की बात को मान लिया। और यहाँ तक जो उनकी रज़ाई थी, जो ठंड का समय था जबकि हर बच्चा चाहता है कि मेरी अपनी एक रज़ाई हो जिसमें मैं आराम से सो सकूं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने, बच्चों ने भी उन जो अजनबी थे उनकी परवाह की। जब मैं 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आया था तो मेरे मामा जी ने एक चिट्ठी अपने एक जज दोस्त के नाम लिखकर मुझे भेज दिया था। दिल्ली के किदवई नगर में वह रहते थे। मैं चिट्ठी लेकर उनके घर पहुंच गया। विश्वास कीजिए, जितने दिन उनके घर रहा, परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहा। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गई और उनका बेटा मेरा भाई। मुझे कार्यालय में आने में देर होती थी तो वे चिंतित होते, मेरी राह तकते। मेरे एक परिजन ने जानना चाहा कि मैं हर रोज़ माँ, भाई, पत्नी, पिता और तमाम रिश्तों पर ही क्यों लिखता हूँ। उनका कहना है कि ये सारे रिश्ते तो उनके पास भी है, फिर रोज़ रोज़ रिश्तों की चर्चा क्यों। बात तो सही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेखक है, जब वो अपने लेख लिखते हैं या कहानियाँ लिखते हैं तो जो परिवार के जो लोग हैं उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी कहानियाँ या लेख होती है। और सारे लोग आश्चर्य करते हैं कि वे जब लेख लिख रहे हैं या कहानियाँ लिख रहे हैं तो उसी बात पर वे क्यों लिखते हैं। इस तरीके से सभी के बात में ये प्रश्न है और लेखक कहते हैं कि बात तो सही है, सभी के पास ये लोग हैं, लेकिन वो क्यों इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब मैं सोचने बैठता हूँ तो यही सोचने लगता हूँ कि क्या सबके पास रिश्ते हैं, क्या सचमुच रिश्ते हैं। कल मेरे पास किसी ने रिश्तों पर कुछ सुंदर पंक्तियाँ लिखकर भेजी। आज मैं बहुत छोटे में उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप बहुत गंभीरता से उन पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपने हज़ारों बार पहले भी ये पंक्तियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन आज एक बार मेरे कहने से पढ़िए। मुझे फिर बताइए कि क्या सचमुच हम सब उन पंक्तियों के किसी कोने के करीब हैं। अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच बातें करते हैं। अकेले हम मज़े कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच उत्सव मनाते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन रिश्तों के बीच हम ठहाके लगाते हैं। और इस तरीके से बहुत ही सुंदर रीति से लेखक ने
बताया है कि अगर हम अकेले हैं तो क्या मज़ा है, लेकिन हम ज़्यादा लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ होते हैं तो और किस तरह की मज़ा आती है। तो वो कहते हैं इस परिच्छेद में, देखिए, अकेले अगर हम हैं तो सिर्फ हम बोल रहे हैं, अकेले बातें कर रहे हैं, लेकिन जब सारे लोग हमारे साथ होते हैं, रिश्तेदार होते हैं हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं, उन रिश्तों की जो है बातें हम करते हैं और इस तरीके से हम खुशियाँ मनाते हैं। और आखिरी लाइन यह है कि यह सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में ही संभव है। मैं रोज़ रोज़ रिश्तों की कहानियाँ सिर्फ इसलिए लिखता हूँ क्योंकि सच यही है कि आज आदमी सब के बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। सारे रिश्ते हैं लेकिन दरअसल कोई रिश्ता नहीं बचा है। हम सब अपनी ज़िंदगी जीने की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं रहा। अब मैं कहीं जाता हूँ तो होटल बुक कराता हूँ, पता नहीं सारे रिश्ते कहाँ चले गए। आप में से अगर किसी के पास बुआ के उस पड़ोसी का कोई रिश्ता बचा है तो आप भाग्यशाली है। मैं तो अपने उसी भाग्य की तलाश में हर रोज़ मुँह उठाए आपके पास पहुँच जाता हूँ। और ये लिया गया है समय संस्मरण संग्रह से। तो लेखक कहते हैं कि आज की परिस्थिति इस तरीके की है कि लोग स्वार्थी हो गए हैं। भले ही किसी शहर में हमारे पहचान वाले हैं, लेकिन वहाँ पर अब हमें ठहरने की जगह नहीं मिलती है। अब हमें अगर ठहरना है तो होटल ही जाना होता है। तो वो कहते हैं कि जिसके पास इस तरीके का रिश्ता बचा है तो वो क्या है, भाग्यशाली है। तो अब इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे शब्द संसार। रफ्तार अर्थात गति, इंसानी अर्थात मानवीय, यकीन का मतलब होता है विश्वास, ज़हन मतलब समझ या बुद्धि। तो ये जो समानार्थी शब्द है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो शब्द है वो हमको पता होना चाहिए। अब मुहावरे हम देखेंगे। संकट से दो हाथ करना मतलब मुकाबला करना। पत्थर की लकीर होना, इसका मतलब है पक्की बात होना। कहावत है कर भला तो हो भला, इसका मतलब है परोपकार से अपना उपकार होना। ये है इसका मतलब। तो अब हम देखेंगे कि स्वाध्याय हम देने जा रहे हैं। आपको इस पाठ पर आधारित कुछ स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय के अंतर्गत यहाँ पर हम देखते हैं कि देश की विशेषताएं क्या क्या है ना। हम पाठ फिर से पढ़ेंगे। आपको ढूंढना है कि क्या विशेषता है, और ये जो 4 आपके पास में सर्कल्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको उसका उत्तर लिखना है। फिर अगला जो प्रश्न है, उत्तर लिखिए। रज़ाइयों की संख्या कितनी थी, आपको सिर्फ नंबर लिखना है। महिला का इलाज यहाँ हुआ, कौन सी जगह हुआ, आपको वो सिर्फ शहर का नाम लिखना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको ये जो लिखना है सिर्फ एक शब्द में लिखना है, पूरी लाइन आप नहीं लिखोगे। रज़ाइयों की संख्या सिर्फ नंबर लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। लेखक रोज़ रोज़ रिश्तों की कहानियाँ लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो आपको एक ही लाइन में लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, हमारे वे मेहमान आधी रात घर पहुँचे। इसके आगे कारण लिखना है कि क्यों पहुँचे, क्या कारण था कि वे मेहमान आधी रात को घर पहुँचे। और इस तरीके से आप अपने उत्तर को सही रीति से लिखोगे और पाठ पढ़कर लिखोगे। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, पाठ में आए शहरों के नाम। 2 बॉक्स है, आप दोनों बॉक्स में जो एक एक नाम आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, तिल से बनी मिठाइयों के नाम। यहाँ पर इस पाठ में तिल से बनाई मिठाइयों के नाम आए हैं। आपको दोनों बॉक्स में एक एक नाम लिखना है कि क्या कहते हैं। ये दोनों नाम इस पाठ में आ चुके हैं। तो आपको पाठ पढ़ना है, उस परिच्छेद को आप ध्यान से पढ़िए जहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, और इन बॉक्सों में जो है आपको शब्द लिखना है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है। और जिस तरीके से कृति बनी है उसी तरीके से आपको कृति भी बनाना है। तो ये जो आपके सामने स्वाध्याय दिया गया है, उस स्वाध्याय को आप अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखोगे, और जो कृति है व्यवस्थित बनाओगे। आप 10th क्लास के बच्चे हो तो ध्यान रहे कि जब आप कृति बनाते हो तो परीक्षा में कृति बनाने के लिए स्केल का
या पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। परीक्षा में हम जिस पेन से लिख रहे होते हैं उसी पेन से बिना स्केल के बॉक्स बनाना हमको है। तो आपको बच्चों ये आदत डालनी होगी कि हम बहुत सुंदर रीति से उन बॉक्स को बना सकें। तो इस स्वाध्याय अपनी कॉपी में कर लेंगे। इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।